गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 2 कक्षा 10 ज्योग्राफी में वन और वन्यजीव संसाधन का पार्ट 2 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भारतवर्ष में वनों की श्रेणियाँ किस प्रकार से विभाजित की गई हैं, वनों को क्यों नुकसान हो रहा है। देखो बच्चों, जैव विविधता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक कैसे प्रभावित हो रही है। सबसे पहले जानवरों को मारना या उनका शिकार करना। देखो इस प्रकार से जो शिकारी लोग हैं जानवरों को मार करके उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए जो है जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वनों की अंधाधुंध कटाई। ये देखो, ये वनों को काटा गया है। यहाँ पर इतने सारे स्लीपर। हमने कहा था पिछले वीडियो में औपनिवेशिक शासनकाल में भारतवर्ष में वनों की अंधाधुंध कटाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि औपनिवेशिक शासनकाल में वनों की बहुत कटाई हुई, जिससे वन संसाधनों को बहुत नुकसान हुआ उन्हें। उसके अलावा जो है पर्यावरण का प्रदूषण। देखो ये जंगलों में आग लगना, पर्यावरण प्रदूषण ही नीचे दिखाया जा रखा है। इतना धुआं इन चिमनियों से निकल रहा है, इतना सारा प्लास्टिक कचरा वगैरह सारा नदी में फेंक रखा है सारे। तो इन सब कारणों से कहीं जो है जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, कहीं वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके अलावा जो जंगलों को आग लगाया जा रहा है, तो जंगलों को आग लगने से क्या होता है कि पेड़ पौधे नष्ट होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है अनेक वन्य जीव जो होते हैं, पक्षियाँ हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, जीवाणु हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, बहुत सारे जीवों के घर और उनका जो है जीवन खतरे में पड़ जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। और संसाधनों का समान वितरण भी जो जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किसी के पास बहुत संसाधन है और किसी के पास है ही नहीं। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात जैव विविधता के प्रतिकूल प्रभाव के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो गरीब होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है, गरीब वर्ग की विशेषकर महिलाएँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि आपने गाँव में भी देखा होगा जब हमारा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, गर्मी हो जाती कभी, या कभी बाढ़ आ जाती है, या कभी सॉइल इरोजन है, भूमि का कटाव हो जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, तो उसमें महिलाएं ज़्यादा काम करते हैं। उनको कभी कभी क्या है 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके चारा, पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या आपके गाँव या हमारे चारों तरफ है। इधर भरदार क्षेत्र में तो आपने देखा होगा, जैसे गर्मी शुरू होती है पानी के लिए बहुत दूर दूर से महिलाएं बेचारी चली जाती हैं। फिर ईंधन इकट्ठा लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो ये सारे के सारे हमारे चारों तरफ इसलिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे जो चारों तरफ की जैव विविधता है विभिन्न परेशानी, विभिन्न जो है अधिकतम दोहन की वजह से एक सतत पोषणीय विकास नहीं हो पाता है सही ढंग से। भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है, और लोग अपनी लालच और लोभ की वजह से क्या कर लेते हैं, जैव विविधता माने हमारे जो चारों तरफ के पारिस्थितिक तंत्र को उसका ज़्यादा दोहन करके जैव विविधता को डिस्टर्ब। जब वनों की कटाई हो जाती है तो उसके मुख्य क्या परिणाम होते हैं, उसके 3 परिणाम बहुत ज़्यादा मेरे देखने में आए। सबसे पहले अगर वन कट जाएँ तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से क्या होता है बच्चों कि मान लो जो है आपके गांव में या मैदानी क्षेत्रों में अगर पानी बहुत तेज़ी से बहाव पानी का आगे बढ़ रहा है, तो अगर वहाँ क्या है पेड़ों की उपलब्धता होगी तो पेड़ क्या करते हैं, पानी के बहाव को रोक देते हैं और बाढ़ की जो प्रचंडता है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा सूखा पड़ना। अब पेड़ ही नहीं होंगे, जंगल ही नहीं होंगे, वन ही नहीं होंगे, तो बारिश कहाँ से होगी, क्योंकि वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। जल चक्र पेड़ों पे ही निर्भर है। उसके अलावा जो है गरीबों का नुकसान हो जाना। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वनों की कटाई से गरीबों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको जो है चारा, जल, पानी, लकड़ी और ये सारी अपने ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। और उसके बाद जो है सूखा पड़ने की स्थिति में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। उसके अलावा बच्चों हिमालय यव है, ये हिमालय यव जो है मनुष्य के अनेक गतिविधियों के कारण जो है ये आज संकट में है। क्या है हिमालय यव? कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि हिमालय यव से आप क्या समझते हैं। तो चीड़ की एक प्रकार की जो है सदाबहार प्रजाति, एक औषधीय पौधा है, एक वृक्ष है,
जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ, ये पेड़ नीचे दिखाई दे रहा है, इसको गढ़वाली में थुनेर भी कहा जाता है। थुनेर भी इस प्रजाति का पौधा है। और ये जो है उत्तराखंड में भी जो है चक्राता के जंगलों में ये पाया गया। इस पर क्या कहते हैं, वन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया तो उस क्षेत्र में इस पौधे को पाया गया। और यह पौधा जो है बच्चों इतना महत्वपूर्ण है, इसके पेड़ की जो भी टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, या इस पेड़ की छाल है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं, इन सब से टक्साल नामक रसायन निकलता है। कौन सा? टक्सोल नामक रसायन निकलता है। और ये टक्साल नामक रसायन जो है क्या होता है, कैंसर की रोग के उपचार के लिए, बहुत कैंसर की रोग की दवाई बनाई जाती है इससे। और इसलिए यह अत्यधिक जो है उपयोगी वृक्ष है। यह वनस्पति जाति आज खतरे में है, इसलिए है क्योंकि जो है विश्व में इसकी दवाई की सबसे अधिक ज़्यादा मांग है और बिकती भी है। इसलिए मनुष्य इसका उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहा है। और जब ज़्यादा कर रहा है तो इस वनस्पति को खतरा पैदा हो गया है। और पिछले दशकों में हमने सुना और देखा भी है वैज्ञानिकों ने, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस हिमालय के पेड़, हजारों पेड़ जो है सूख गए हैं। तो ये था हिमालय से आप क्या समझते हैं। और हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जिसको थुनेर भी कहा जाता है। अब आगे, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए भारतवर्ष में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखो बच्चों, वन मैंने और वन्य जीव मैंने आपको बता दिया। इनके संरक्षण से पारिस्थितिकी जो विविधता है वो बनी रहती है और हमारे जीवन के लिए साध्य संसाधन है। पानी, हवा, मिट्टी, ये सब जो है वन और वन्य जीव से ही। भारतवर्ष में सन 1972 ईस्वी में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिसमें संकटग्रस्त जो जातियां हैं वन और वन्य जीवों की, उनको बचाना, शिकार पर रोक लगाना। आज बच्चों, अगर किसी ने जंगल में जाकर के शिकार कर दिया है तो उस पर इस अधिनियम के तहत अनेक दंड का प्रावधान है। निरीह प्राणियों की हत्या तक का जो है उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण इस अधिनियम के अंतर्गत का किया गया। जंगली जानवरों के व्यापार पर रोक पर इस अधिनियम में जोर दिया गया। जंगली जो वन्य जीव हैं और वन्य प्राणी हैं, वन संपदा है, उसको रोकने के लिए भारतवर्ष में अनेक राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशु विहारों का निर्माण किया गया। देखो जैसे एक गैंडा है, इधर से हिरन है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है दृश्य है। यहाँ पर जो है गैंडों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा जो है अनेक परियोजनाएं भारतवर्ष में, जैसे उत्तराखंड में राज्य राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ अनेक बाघों के संरक्षण के लिए और हाथियों के संरक्षण के लिए इनको बनाया गया है। इसके अलावा जो है अनेक प्रकार के जो जलीय जंतु हैं, जिसमें लवड़ियाँ, जल मगरमच्छ है, घड़ियाल है, एशियाई शेर है, अनेक प्राणियों के संरक्षण के लिए भारतवर्ष में अनेक। के अलावा जो है नीचे हमने लिखा है बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी, कश्मीरी हिरण, हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, चिंकारा, इन सब के संरक्षण करने के लिए भारतवर्ष में अनेक अभयारण्य बनाए गए। और इनके व्यापार पर, इनको मारने पे, इनके शिकार पर पूर्णतया से रोक लगा रखा है और इनको कानूनी रक्षा दी गई है। इसके अलावा वन्य जीव अधिनियम 1980 से 86 में केवल आप यही नहीं केवल ये बड़े बड़े जीवों को संरक्षित करना है। 1980 और 86 के बीच सैकड़ों तितलियां हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं और व्रिंग्स हैं, पतंग हैं, इन सब को भी जो है संरक्षित किया गया। इनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। और यहाँ तक 1991 में फिर एक अधिनियम, इस अधिनियम में संशोधन करके जो है अनेक 6 और जातियों को जो है इस सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से भारत में वन्य जीवों की संरक्षण का काम किया जा रहा है। अब आता है बच्चों आगे, भारत सरकार तथा वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। वनों के संरक्षण के लिए के अंतर्गत ये आता है
सरकार ने और वन विभाग ने मिलकर के वनों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3। एक रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन। आरक्षित वन ये बहुत महत्वपूर्ण वन होते हैं बच्चों। देश के आधे से अधिक वनों को आरक्षित वन 50% से ज़्यादा वन जो है आरक्षित वन है। और ये वन सबसे महत्वपूर्ण है। ये पार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा ये वन जो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में भी अनेक प्रकार के जो है नेशनल पार्क्स हैं। इन चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास है। अनेक इन क्षेत्रों में बाहर के लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद होती है। न तो आप इनमें बिना आज्ञा के प्रवेश कर सकते हैं और नहीं आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वनों में जा सकते हैं। न तो चारा, लकड़ी, बिना शिकार या अपने मवेशियों को चुगाने के लिए भी इन आरक्षित वनों में बिल्कुल मनाही होती है। और ये देखो, ये जैसे शेरों के संरक्षण के लिए, गैंडों के संरक्षण के लिए, अनेक जंगली जानवरों के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए यहाँ आप आग भी नहीं लगा सकते हैं। इनको जो है बिल्कुल यहाँ वन विभाग के अधीन इस प्रकार के सारे वन होते हैं। तो ये होते हैं आरक्षित वन। दूसरा वन होता है बच्चों रक्षित वन। ऐसे वन जो आगे चलकर नष्ट न हो, इसलिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इनका देश में 1/3 भाग मन कुल मिलाकर के ये वन जो हैं 1/3 हिस्सा आरक्षित वन है और इनको बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ये वन विभाग के अधीन होते हैं, राज्य वन विभाग के अधीन भी होते हैं। ये वन जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो 2 प्रकार के आरक्षित और रक्षित यानी संरक्षित वन भी कहते हैं। इन 2 वनों के अलावा आरक्षित और रक्षित जो वन होते हैं, इनके अलावा तीसरा जो भी स्थान वनों का छूट जाता है वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। ये वन अन्य सभी प्रकार के इस प्रकार के जो वन होते हैं और जो बंजर भूमि होती है, ये जो है व्यक्तियों और समुदायों के नियंत्रण में होते हैं। और इसमें जो है व्यक्ति अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रवेश कर लेते हैं। ये वन मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र ये हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इन आदिवासी क्षेत्रों में लोग अपने भोजन इत्यादि के लिए जैसे ये सामान इत्यादि ला रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं लोग। आप यहाँ लकड़ी बीनना, मवेशियों को ले जाना और सारे कार्यकलाप इन वनों में आप कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में भी देख सकते हैं इस प्रकार के अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। आप लकड़ी बीन सकते हैं, आप क्या कहते हैं मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ियों को प्राप्त कर सकते हैं और ईंधन के लिए लकड़ियाँ ला सकते हैं। अनेक अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए आप इन वनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन पर नियंत्रण जो है सरकार, व्यक्तियों और समुदायों का होता है। आप देखते होंगे सुईली वालों का जंगल है, ये दरमोला वालों का, ये रोठे वालों का, ये डूंगरी वालों का। तो कुल मिलाकर के सरकार का भी नियंत्रण रहता है इन वनों पे और समुदाय और व्यक्तियों का भी इन पे नियंत्रण रहता है। ये अवर्गीकृत वन में। अब आता है बच्चों समुदाय और वन संरक्षण की नीतियाँ। हमारे देश में कोई बहुत नई बात नहीं है और लोगों के बारे में हमने आपको बताया था। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के जो है वन संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में, ये राजस्थान में है, कि कुछ लोगों ने खनन कार्य बंद करा दिए। बंद करने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया और बंद करा के रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा भाई खनन करके क्या हो रहा है, ये सरिस्का बाघ रिजर्व जो क्षेत्र है, आरक्षित जो वन क्षेत्र है, इसमें बाघों का जीवन खतरे में है और वन खतरे में है, इसलिए खनन को रोकने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले के में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, अपना भी घोषित कर दी। और उसमें जो है उस क्षेत्र के लोगों के 5 गाँव के जो लोग हैं या अन्य गाँवों के लोग वहाँ जो शिकार करने आते थे उनको जो है वर्जित कर दिया गया। बाहरी लोगों के प्रवेश को पूर्णतया से शिकार और अन्य सब चीज़ों के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया। तो इस प्रकार वनों के संरक्षण में समुदाय और लोकल लोगों की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार की भूमिका के साथ साथ। इसके अलावा जो बच्चों उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्ध आंदोलन चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए महिलाएं पेड़ पर चिपक गई थी। इस तरह से देखो चिपको आंदोलन लिखा भी है, ये महिलाएं। ये हुआ ये था 1973 की बात है बच्चों,
चमोली ज़िला हमारा उत्तराखंड में, और रेणी गांव है वहाँ। तो गौरा देवी नाम की एक महिला थी, और सरकार ने जंगलों को काटने का ठेका ठेकेदारों को दे दिया। और जब उन्होंने देखा है कि हमारे जंगल चीड़ के वृक्ष या अन्य देवदार, इन सब वृक्षों को काटा जा रहा है, इन पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा। गौरा देवी के नेतृत्व में सारी महिलाएं जंगल में गई और वो पेड़ से चिपक गई। उन्होंने कहा है कि इस पेड़ को काटने से पहले हमको काटो। और चिपको आंदोलन की इस प्रणेता गौरा देवी के साथ साथ अनेक महिलाओं ने पेड़ों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड ने उनकी संपूर्ण भारतवर्ष में सराहा गया, और लोगों ने पेड़ों के कटाई को रोकने और जल वन संरक्षण के लिए इसको अपने यहाँ भी अपने क्षेत्र में अपनाया। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, पेड़ों पर चिपक करके पेड़ों के जीवन को बचाना। उसके अलावा जो है टेहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन में ये था कि बीजों अपने क्षेत्र के बीज को कैसे हम बचा पाएंगे, क्योंकि होता ये था कि खेतों में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके क्या होता है कि एक बार तो उत्पादन ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भूमि ऊसर हो जाती थी। ऊसर का मतलब होता है भूमि उर्वरकता भूमि की समाप्त हो जाती थी। टिहरी में किसानों ने फिर बीज बचाओ आंदोलन के रूप में कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद, जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए, और लोगों ने किया। रासायनिक उर्वरकों को हटा करके गोबर या जितने भी जैविक पेड़ के पत्ते हैं उन सब की खाद का उपयोग किया, और मृदा और बीजों और पेड़ों को बचाने का काम किया। तो ये समुदाय की भूमिका वन संरक्षण में थी बच्चों। तो भारतवर्ष में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हमें सीख मिलती है कि स्थानीय जो समुदाय हैं उन लोगों ने हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में भूमिका निभाई। उसके अलावा जो है स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में विकास क्रियाएं वही मान्य होने चाहिए जिसमें समुदाय का और आम जनमानस का जो है प्रतिभाग हो, उससे केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। प्रतिफलित का मतलब उसका फल मिले। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति या सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष को मानक मान करके नीति नियम बनाए और आम व्यक्ति और वन और वन्य संसाधन का ह्रास कर दे। इसलिए वनों के संरक्षण में समुदाय और आम जनमानस का सहयोग लिए बिना हम वनों को सुरक्षित और बचाया नहीं जा सकता है। तो बच्चों ये पाठ ख़त्म हो गया है, और मुझे आशा है कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, और एक दो बार इसको सुनेंगे तो फिर मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दूँगा। थैंक यू।